हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा सुश्रुत सूत्र स्थान का 6th अध्याय जो कि है ऋतुचर्या पे होगा। प्रीवियसली हमने सुश्रुत सूत्र स्थान के 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने पूरे निदान स्थान कंप्लीट कर लिए, सुश्रुत निदान स्थान, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमने उत्तर तंत्र की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। आज बढ़ेंगे हम अपने आगे टॉपिक पर जो कि हमारा है सुश्रुत सूत्र स्थान का 6th अध्याय जो कि है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम चरक का सूत्र स्थान पढ़ते हैं वहाँ पर भी हमारा जो 6th अध्याय होता है वो हमारे ऋतुचर्या ही होता है। और चर्या सुश्रुत का भी 6th अध्याय कौन सा है? ऋतुचर्या है। फिर जब हम अष्टांग हृदय पढ़ते हैं वहाँ पर हमारे 4th चैप्टर जो है तो वहाँ पर ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। तो अष्टांग में 4th चैप्टर पर, चरक में भी 6th चैप्टर और सुश्रुत में भी 6th चैप्टर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हमारे 3rd नंबर श्लोक पे जो कि है काल के डेफिनेशन बताई गई है। 3 तरीके से डेफिनेशन बताई गई है काल की। कालो ही नाम भगवान स्वयंभुर न अनादि मध्यम नि अंतर रस व्यापत्त संपत्ति जीवित मरने च मनुष्यणाम मायते। क्या बताया गया है यहाँ पर कि काल की व्याख्या इस प्रकार की है। काल को जो होता है भगवान स्वयंभू के नाम से बताया गया है। उनका ना तो आदि है, ना तो मध्यम है और ना कोई अंत है। वो ना आदि मध्यम और अंत रहित हैं, अर्थात न उसके आदि प्रारंभ का, ना मध्यम का और ना समाप्त होने का ज्ञान बताया गया। ठीक है, और साथ में क्या बताया है? रस व्यापक संपत्ति जीवित मरने च मनुष्याणाम्यते। क्या बताया? मधुर आदि 6 रसों की विकृति और संपत्ति तथा प्राणियों का जीवन और मरण उस काल के अधीन होता है। ठीक है, साथ में ये पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन क्या बताया? स सूक्ष्मणपि कला न लियते इति कला। क्या बताया? जो काल होता है वो अपनी सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता। मतलब जो काल होता है वो 1 सेकेंड, 1 पल के लिए भी नहीं ठहरता। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया, स सूक्ष्म अपि कलाम च न लियते इति कला। जो काल होता है वह सूक्ष्म कला तक भी नहीं ठहरता था, उसे काल कहते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन होगा। तीसरा डेफिनेशन क्या होता है? संकलयति कालयति व भूतानिति काला। क्या बताया? प्राणियों का संकलन सुख दुख के साथ संयोग करता है किंवा प्राणियों के संहार करता है, अतएव उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को हाईलाइट करना है ये सूक्ष्म अपि कालम न लियते इति काला किसके लिए बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी एक पल के लिए भी नहीं ठहरता वो। तो यहाँ पे आपको काल के 3 डेफिनेशन के बारे में मिल जाएगी, आप उसे हाईलाइट करेंगे। फिर बढ़ेंगे आगे यहाँ पर 4th नंबर श्लोक में देखिए क्या बताया। काल के जो होते हैं विभाग करते हुए बताया, तस्य संवत्सर भगवान आदित्य गति विशेषण निमेष काष्ठा काल मुहूर्त अहोरात्रि पक्ष्म मास संवत्सर युग विभागम करोति। क्या बताया है कि जो काल होता है वो भगवान सूर्य, जो आदित्य है, क्या होता है? सूर्य। तो जो काल होता है वो सूर्य की गति विशेष, सूर्य के अपने गति के हिसाब से जो है उसको विभाजित किया गया है। क्या कितने में विभाजित किया है? निमेष काष्ठ कला मुहूर्त अहोरात्र पक्ष मास ऋतु और अयन और संवत्सर और युग, इनमें विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे अलग से निमेष क्या होता है, काष्ठ कला मुहूर्त, इन सब के हम नीचे उसके 5th नंबर श्लोक में देखेंगे उसकी यूनिट। ठीक है, तो क्या बताया? तत्र लघु अक्षर उच्चारण मात्र अक्षी निमेषा। क्या बताया? जो लघु अक्षर उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसको 1 निमेष बताया। जैसे अ आ ई, ऐसा जो लघु अक्षर जो हम लोग उच्चारण करते हैं उसको उच्चारण करते समय जितना समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? 1 निमेष कहते हैं। ठीक है, 15 अक्षी निमेषा काष्ठा। 15 मतलब जो 15 निमेष होता है उससे 1 काष्ठा बनता है। तो 15 अक्षी निमेष काष्ठा। तो लघु अक्षर उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसको हम निमेष, 1 निमेष से कहते हैं। 15 निमेष मिलके 1 काष्ठ बनाता है। 63 काष्ठा कला, और जो 30 काष्ठ बन के 1 कला बनता है। ठीक है, 30 काष्ठ मिलके 1 कला बनता है। विशंतिर कलो मुहूर्त कला 10 भागश्च। क्या बताया? विशंति कलो मुहूर्त मतलब 1/10 मुहूर्त इज इक्वल्स टू कितना होता है? मतलब 20 और 1/10 कला को मिलाने से क्या बनता है? मुहूर्त बनता है 1। ठीक है, तो क्या बताया है
कि 20/10 भागे को कला को मिला के एक मुहूर्त बनता है। और साथ में क्या बताया है, त्रिशण मुहूर्त अहोरात्रम, और जो 30 मुहूर्त मिलके एक अहोरात्रि बनता है। पंचदश अहोरात्रिम एक पक्षा, और जो पंचदश 15 अहोरात्रि मिलाकर एक पक्ष बनता है। सच द्विविधम शुक्लम कृष्णश्च तय मासा, और क्या बताया है, 2 पक्ष मिलके एक मास बनता है, 2 मास मिलके एक ऋतु बनता है, और 3 ऋतु मिलके एक अयन बनता है, और 2 अयन को मिला के एक वर्ष बनता है, और 5 वर्ष मिलाकर एक युग बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो आप अपने पेज के टॉप पर इसी प्रकार से लिख लेंगे कि जब हम एक मतलब लघु शब्द उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसको हम 1 निमेष बोलते हैं। 15 निमेष बराबर कितना होता है, 1 काष्ठ होता है। ठीक है, और 30 काष्ठा बराबर जो होता है वो 1 कला होता है। ठीक है, आप इसी प्रकार लिख लेंगे। 30 का आप यहाँ पे लिखेंगे, जो फिर से बता देती हूँ, 15 निमेष में बराबर 1 काष्ठा, और 30 काष्ठा बराबर 1 कला। ठीक है, और लिखेंगे आप 20/1/10 कला बराबर 1 मुहूर्त। ठीक है, फिर आप लिखेंगे 30 मुहूर्त बराबर 1 अहोरात्रि, 15 अहोरात्रि बराबर 1 पक्ष, 2 पक्ष बराबर 1 मास, 2 मास बराबर 1 ऋतु, 3 ऋतु बराबर 1 अयन, 2 अयन बराबर 1 साल, और 5 साल बराबर 1 युग होता है। ठीक है, आपको इस प्रकार जब आप विमर्श देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखते हैं विमर्श। यहाँ पे विमर्श देखेंगे आप, अकार आदि लघु अक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे अक्षि निमेष कहते हैं। 15 अक्षि निमेष बराबर 1 काष्ठा होता है, 30 काष्ठा बराबर 1 कला होता है, और 20 कला तथा 1 कला का 10वां हिस्सा मिलाकर 1 मुहूर्त, वही चीज़ मैंने बताया, 20/1/10 = 1 मुहूर्त बनता है। और 30 मुहूर्त बराबर 1 अहोरात्रि है, और 15 अहोरात्रि बराबर 1 पक्ष है, जिसमें शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष आते हैं। ठीक है, फिर 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष कितना दिन का होता है, 15 दिन का होता है, तो 15 दिन 30 दिन मिलाकर 1 मास बनता है, तो 2 पक्ष बराबर 1 मास हो गया। 2 मास मतलब 1 ऋतु, 1 ऋतु में कितना, 6 ऋतु होती हैं और 12 महीना होता है, तो 2 ऋतु का 1 महीना, 2 महीने का 1 ऋतु होता है। ठीक है, तो 6 ऋतुएं होती हैं हमारे और 12 महीने होता है, तो 2 महीने पे 1 ऋतु होता है, तो उसी बराबर 2 मास में 1 ऋतु बनता है। और जब 3 ऋतु बनती है, जैसे आपको पता है 2 अयन होता है, एक उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, और एक अयन में 3 ऋतु, एक अयन में 3 ऋतु, तो 3 ऋतु कितने में होती है, 1 अयन में होती है, और 2 अयन मिला के क्या बनता है, 1 वर्ष बनता है। और जब 5 वर्ष बन जाता है, 5 वर्ष बराबर 1 क्या बनता है, युग बनता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप अपने पेज के टॉप पर इसे लिख लेंगे। अगर कोई आपसे पूछे इन सभी में से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो आपको ये पता होनी चाहिए जो सबसे छोटा वाला होता है वो निमेष होता है। ठीक है, आप जब स्वस्थविद पढ़े होंगे, दिनचर्या पढ़े होंगे, उसमें भी आपको इस चीज़ का विस्तार में वर्णन मिला होगा, तब आपको वहाँ पर बताया होगा इसके बारे में कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, निमेष होती है, और कौन से बराबर कितना होता है। यह आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में, और आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। जो अभी हमने पढ़ा है कि 2-2 मास में 1 ऋतु होता है, 2-2 मास की 1-1 ऋतु होती है, वही हिसाब से बताया जो हम हिंदी वाला पढ़ते हैं, वही यहाँ पर बताया। देखेंगे, उक्त संवत्सर में माघ आदि 12 मास होते हैं, 2-2 मास की 1-1 ऋतुएं होती हैं। इस तरह 12 मासों में 6 ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, जो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उनके नाम आपको यहाँ पर पढ़ना है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। आपको पता है उत्तरायण, दक्षिणायन, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। उत्तरायण में 3 ऋतु कौन सी होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। दक्षिणायन में कौन सी होती है, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, उसमें तप मतलब माघ, तपस्य मतलब फागुन मासों में शिशिर आती है। तो शिशिर में कौन सी होती है, माघ और फागुन। और मधु, चैत्र, बैसाख जो होता है वो बसंत में आती है। ज्येष्ठ, आषाढ़ जो होता है ग्रीष्म में आती है। श्रावण, भाद्रपद जो हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं, जो हिंदी वाले, वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। श्रावण भाद्रपद में वर्षा होती है। अश्विन कार्तिक मासों में शरद होती है, और मार्गशीर्ष और सहज से पौष मासों में क्या होती है, हेमंत ऋतु होती है। तो हर एक ऋतु में 2 मास होती है, वो हिंदी वाली आपको याद करनी है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए क्या बताया है। शीत उष्ण और वर्षा लक्षणों वाली इन ऋतुओं के चंद्र और सूर्य की काल विभाग। अब आपको पता है दक्षिणायन और उत्तरायण में कौन से सूर्य या चंद्र का बल आपने ऑलरेडी दिनचर्या जब हमने सेकेंड या थर्ड ईयर में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि उत्तरायण में किसका बल ज़्यादा अधिक होता है, दक्षिणायन में किसका बल अधिक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया है। शीत उष्ण और वर्षा लक्षणों वाली इन ऋतुओं के चंद्र और सूर्य की काल विभाग करने के गुणों से दक्षिण और उत्तर दो ऐसे अयन होते हैं। तो दो अयन होते हैं, एक दक्षिणायन होता है और एक उत्तरायण होता है। उनमें से वर्षा शरद हेमंत ऋतु जो होता है दक्षिणायन में आता है। तो यहाँ पे पहले जो होता है उत्तरायण नहीं बताया है। देखिए दो अयन होता है, सबसे पहले यहाँ उत्तरायण होता है, यहाँ दक्षिणायन होता है। इन्होंने पहले दक्षिणायन का वर्णन किया। ठीक है, तो वही देखेंगे क्या बताया है। दक्षिणायन कहते हैं दक्षिणायन की वर्षाधीन ऋतुओं में भगवान चंद्रमा क्रमशः बलशाली होते हैं। तो क्या बताया, दक्षिणायन में वर्षा होता है। ठीक है, जब आपको पता है दक्षिणायन में 3 ऋतु कौन सी होती है, शिशिर वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत। वर्षा शरद हेमंत जो होता है वो किस में होता है, दक्षिणायन में होते हैं। तो दक्षिणायन में जो होता है हमारे चंद्रमा जो होता है अधिक बलवान होते हैं और उसमें अम्ल लवण और मधुर रस बलवान होते हैं। तो आप अपने पेज के टॉप पर लिखेंगे, एक उत्तरायण लिखेंगे, एक दक्षिणायन लिखेंगे। दक्षिणायन में आप लिखेंगे चंद्रमा जो होता है वो तेज बल वाले होते हैं और अम्ल लवण और मधुर अम्ल लवण रस जो होता है इसमें ज़्यादा अधिक बलवान होता है। सब प्राणियों का बल उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। और यहाँ पे प्राणियों का बल जो होता है जैसे मास बीतता है उसी प्रकार उनका बल बढ़ते जाता है और उसी का अपोजिट सेम उत्तरायण में होगा। अब उत्तरायण में कौन सी 3 ऋतु हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म, और समय को उत्तरायण कहते हैं। इन ऋतु में भगवान, यहाँ पे अगर चंद्रमा बलवान है तो यहाँ कौन होगा बलवान, सूर्य बलवान होंगे। अगर सूर्य बलवान होगा तो क्या होगा, बल हमेशा घटते जाएगा उत्तरोत्तर। चंद्रमा बलवान है, यहाँ पे बल उत्तरोत्तर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, बल उत्तरोत्तर घटेगा। और यहाँ पे मधुर अम्ल लवण रस है, यहाँ पे तिक्त कटु तिक्त कषाय रस बलवान होता है और उत्तरोत्तर सर्व प्राणियों का बल क्षीण होता है। तो यहाँ पे बल हानि, यहाँ पे बल की वृद्धि होती है, यहाँ पे बल की हानि होती है। ठीक है, उत्तरोत्तर बल की हानि होती है, उत्तरोत्तर बल की वृद्धि होती है। तो आप अपने पेज के टॉप पर लिख लेंगे, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। उत्तरायण में सूर्य बलवान होता है और चंद्रमा का बल यहाँ पर बलवान होता है। यहाँ पे आपको कट्टु तिक्त कषाय रस मिलेंगे, यहाँ पे मधुर अम्ल लवण रस मिलेंगे। यहाँ पर प्राणियों का बल उत्तरोत्तर घटते रहता है, यहाँ पे प्राणियों का बल उत्तरोत्तर क्या होता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। फिर बढ़ते हैं आगे, क्या बताएं यहाँ पर। चंद्रमा पृथ्वी को अपने शीतकार किरणों द्वारा आर्द्र रखता है और सूर्य सुखाता है। साफ सीधी बात है, चंद्रमा है तो क्या करेगी, वो आर्द्र रखेंगे। सूर्य की किरणें इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो सुखा देती है। तथा चंद्र और सूर्य दोनों का आश्रय लेकर वायु प्रजा का पालन करता है। ठीक है, तो आप यहाँ हाईलाइट करेंगे संश्रितम वायु पालयति प्रजा। तो प्रजा का पालन कौन करता है, वायु पालन करता है। ठीक है, फिर आप यहीं पे देखेंगे नीचे क्या बताया है। इन दक्षिणायन तथा उत्तरायण दोनों अयनों मिलाकर 1 वर्ष होता है। वे 5 वर्ष मिलकर एक युग बनते हैं। ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। निमेष से लेकर युग तक चक्र के समान परिवर्तनशील यह काल किसी के मत से काल चक्र कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है, जब हम आचार्य चरक के अनुसार पढ़ते हैं तो 6 ऋतु कौन सी होती है, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। ठीक है, ये 6 ऋतु होती है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने एक ऋतु को जो होता है नहीं माना। कौन सी वो ऋतु होता है, देखते हैं। यहाँ तो दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन निमित्त से वर्षा शरद हेमंत ग्रीष्म और प्रावृट। अब आपको यहाँ पे 6 ऋतुएं तो दिख रही हैं, लेकिन कौन सी ऋतु नहीं दिख रही आपको, देखिए वर्षा शरद हेमंत और वसंत ग्रीष्म प्रावृट। आपको इन्होंने जो होता है आचार्य सुश्रुत ने शिशिर के स्थान पर जो होता है प्रावृट ऋतु का वर्णन किया, इन्होंने शिशिर ऋतु का वर्णन नहीं किया। तो आप यहीं पे लिख लेंगे शिशिर ऋतु और यहाँ पे ऐसे कट लगा देंगे तो आपको पता चलेगा कि आचार्य सुश्रुत ने शिशिर का वर्णन न बताते हुए प्रावृट ऋतु का बारे में बताया। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे एक एक्स्ट्रा ऋतु जो कि प्रावृट ऋतु है, जो कि हमने चरक में नहीं पढ़ा था, वहाँ पे हमने शिशिर ऋतु के बारे में पढ़ा था। तो अब आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक ऋतु के अनुसार कौन सा उसमें कहाँ कौन सी दिशा में हवाएं चलती हैं, कौन से पुष्प खिलते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु में हम देखेंगे तत्र वर्ष स्व औषध्य तरुणों अल्प वीर्य अपश्रित प्रसन्ना शीति मल प्राय। क्या बताएं यहाँ पे, वर्षा ऋतु में कैसी होती है औषधि, तरुण और अल्प वीर्य वाली होती हैं। ठीक है, तो आप नीचे देखेंगे उन धातुओं में से वर्षा ऋतु में औषध कैसी होगी, तरुण मतलब नूतन मतलब नई होती हैं, बट कैसी होती है, अल्प वीर्य वाली होती हैं। हाईलाइट करेंगे अल्प वीर्य वाली होती हैं। और कैसी होती हैं,
अप्रसन्न होंगी, ठीक है। और जल पृथ्वी के मल सड़े गले पदार्थ से युक्त होने के कारण कैसी होती है, कलुषित, मतलब अप्रसन्न होती है। शीती मल प्राय, आकाश के मेघाच्छ होने तथा पृथ्वी के वृष्टि जल से गीले हो जाने पर क्लिन्न देह वाले तथा शीतवात से विनिष्ट पाचक अग्नि वाले प्राणियों के शरीर से उस दूषित जल तथा औषध सेवन से विदाह रहने लगता है। विदाह से पित्त का संचय होने लगता है और यह पित्त संचय मेघों के अल्प होने पर, पृथ्वी की कीचड़ शुष्क होने पर, सूर्य की किरणों से विद्युत होकर पैतृक व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। तो आपको पता होगा, जब आपने चरक संहिता पढ़ा होगा, वहाँ पर आपको पता है कौन से दो ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप होता है, कौन से दोष का संचय होता है, कौन से दोष का, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या हाईलाइट करना है, केवल आपको ये हाईलाइट करना है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, औषधियाँ तरुण होती हैं, न्यू होती हैं, अल्पवीर्य वाली, अप्रसन्न और शीती मलप्राय, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पित्त का संचय होता है और पैतृक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो आप हाईलाइट करेंगे ये वर्ड, बाकी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद होना चाहिए कि इसमें पैतृक विकार होती है। अब आगे बढ़ेंगे तो हेमंत ऋतु के बारे में देखिए क्या बताया है। आप देखेंगे यहाँ पर, वे ही औषधियाँ हेमंत ऋतु के समय में परिणाम से परिणत वीर वाली और बलवान हो जाती हैं तथा जल भी निर्मल, स्निग्ध और अत्यंत भारी हो जाता है। इस समय सूर्य की रेशमी के मंद होने तथा बर्फ से मिली वायु के संपर्क द्वारा स्तंभित देह वाले प्राणियों में प्रयुक्त हुई औषधियाँ और जल मधुर पाकी होकर स्नेह, शीतल, गुरुत्वता और चिकनता के कारण कफ का संचय होता है। तो यहाँ पे पित्त का संचय हो रहा था, यहाँ पे कफ का संचय हो रहा है और यह संचित कफ वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से पिघल कर कुछ स्तब्ध हुई देह वाली श्लेष्मिक रोग पैदा करता है, ठीक है। तो ऊपर पैतृक रोग उत्पन्न करता है, यहाँ श्लेष्मिक रोग उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या हाईलाइट करना है, परिणत वीर वाली हो जाती हैं और बलवान, ठीक है। ऊपर कैसी थी, अल्प वीर वाली, बस केवल आपको ये वर्ड हाईलाइट करना है, परिणत वीर वाली हो जाती हैं। अब बढ़ेंगे आगे, ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखिए क्या बताया है। देखिए क्या बताया, त एव औषध्यो निदाहे निसार रूक्ष अतिमात्रम लाघवे भवत्या पश्च। क्या बताया, यही औषधियाँ और जल ग्रीष्म ऋतु में सार रहित हो जाती हैं और रूक्ष हो जाती हैं और अत्यंत हल्की हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हाईलाइट करना है, ये जो है तो निदागे, ये आपको पता होगा, आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये क्या होता है, हमारे ग्रीष्म के पर्याय के लिए बताया है और इसमें कैसे हो जाती हैं औषधियाँ, हमारी निसार हो जाती है, रूक्ष हो जाती हैं, अतिमात्र लघुम और बहुत ज़्यादा जो होता है हल्की हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बता। और यहाँ पे कौन सी व्याधि होती है, वातिक विकार उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले पैतृक विकार वर्षा में, हेमंत में कफज विकार, यहाँ पे वातज विकार, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताया। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बताया, वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म में संचित हुआ तथा शरद, वसंत और प्रावृत ऋतु में प्रकोपित हुआ दोषों का निहरण करना चाहिए। जब आप नीचे विमर्श में देखेंगे, मिथ्या आहार विहार आदि से संचित दोषों का संशोधन उनकी चय अवस्था से ही करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हम लोग दोषों का संशोधन कैसे करेंगे, उनकी चय अवस्था, कौन से ऋतु में कौन से दोषों का संशोधन करना है, किस तरीके से, तो आपको जो होता है, जो दोष संचित हो रहा है उसके हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताया। फिर नीचे लिखा है, पित्तजन्य रोगों का शमन हेमंत में, कफजन्य रोगों का शमन ग्रीष्म में, वातजन्य रोगों का शमन शरद ऋतु में स्वभाव से हो जाता है। इसमें आपको कुछ करने की, कोई दवा, कोई भी एक्सटर्नल आपको मेडिसिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वभाव से हो जाता है। पित्तजन्य रोगों का शमन हमारा हेमंत ऋतु में ऑटोमेटिक हो जाएगा, कफजन्य रोगों का शमन हमारा ग्रीष्म ऋतु में हो जाएगा, वातजन्य रोगों का शमन हमारा शरद ऋतु में स्वभाव से ही हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारा दिन में जो होता है, दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसके अनुसार जो होता है 6 ऋतुओं को विभाजित किया है कि दिन में कैसा, मौसम के हिसाब से कौन से ऋतु को बताया, दोपहर में कैसा होता है, शाम में कैसा होता है, तो ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ बताया। तत्र पूर्वाहे वसंतीय लिंगम, क्या बताया है यहाँ पर कि दिन के पूर्व भाग में वसंत ऋतु के लक्षण होते हैं। जब सुबह का टाइम होता है उसमें वसंत ऋतु का लक्षण होता है। वसंत कैसा ऋतु होता है, जो ना तो बहुत ठंडा होता है ना तो बहुत गर्म होता है, ठीक है। तो जो दिन का पूर्वा, जो सुबह का टाइम होता है वो वसंत ऋतु के लक्षण वाला होता है। और मध्यमे ग्रीष्मस्य, और मध्यम जो दोपहर का टाइम है उसमें कड़क धूप होती तो कैसा लगता है, एकदम ग्रीष्म ऋतु वाली फीलिंग आती है। तो मध्यम ग्रीष्म, मध्यम कैसा होता है, ग्रीष्म। अपहारे प्रावृत ऋतु,
प्रदोषज वार्षिक और प्रदोष वार्षिक मतलब वर्षा ऋतु। प्रदोष मतलब क्या होता है, जो हमारे सूर्य शाम का समय होता है, जो संध्या होता है, जहाँ पे सूर्य ढलती है, उस समय कौन सा ऋतु के लिए बताया है, वर्षा ऋतु के बताया है। और शरदम अर्धरात्रि, जो हमारा मिड राइट होता है, जो अर्धरात्रि होता है, उसमें शरद ऋतु के तरीके से। और प्रत्यूषी हेमंत क्या बताया, सूर्योदय के पूर्व जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें हेमंत ऋतु के लक्षण होते हैं। इस तरह दिन और रात भी दोषों के संचय प्रकोप और प्रशमनों द्वारा वर्षा की तरह शीत उष्ण वर्षा के लक्षणों से युक्त होते हैं। वर्ष की तरह शीत उष्ण और वर्षा के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि दिन का जो पूर्व भाग होता है, जो सुबह का टाइम होता है, उसमें बसंत ऋतु के लक्षण होते हैं, और जो मध्यम होता है उसमें ग्रीष्म ऋतु के होते हैं। अपहार मतलब प्रावृत ऋतु संध्या के टाइम में जो होता है वर्षा ऋतु का, और आधी रात जो होते हैं शरद, और सूर्योदय के पूर्व कौन सा काल होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय जो होता है हेमंत ऋतु के लिए बताया गया। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ द व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो होता है डिफ्रेंशिएट करके अपने पेज के टॉप पर लिख लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या बताया है, अव्यापन ऋतुओं में औषधियाँ तथा जल भी अव्यापन अर्थात अदूषित हो जाती हैं, दूषित रहती है। उनका उपयोग प्राण शक्ति, आयु, बल और वीर्य ओज का वर्धक होता है। ठीक है, तो क्या बताया है, अविकृत, अव्यापन मतलब अगर अविकृत औषधियाँ, अविकृत ऋतुओं में औषधियाँ कैसी होती हैं, अगर ऋतुएं अविकृत नहीं रहेंगी तो हमारी औषधियाँ भी अविकृत नहीं होंगी, दूषित नहीं होंगी। और अगर वो दूषित नहीं होंगी तो उनका उपयोग कैसा करेगा, हमारे लिए शक्ति बढ़ाएगा, आयु बढ़ाएगा, बल, वीर और ओज का वर्धक करेगा। अगर वही चीज़ अगर ऋतुएं जो होता है वो विकृत हो जाए, ऋतुएं विकृत होंगी तो हमारी औषधियाँ उत्पन्न होने वाली वो भी विकृत होगी। तो अगर ऋतुएं विकृत होंगी तो औषधियाँ विकृत होगी, औषधियाँ विकृत होगी तो क्या करेगी, जनपदों ध्वंस की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताया, उन ऋतुओं की विकृति अधर्म से होती। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, आपको हाईलाइट करना है, ऋतुओं की विकृति किसके कारण होती है, अधर्म के कारण होती है। शीत उष्ण वायु और वर्षा के वैपरीत्य औषधियाँ और जल को बिगाड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है कि ऋतुओं की विकृति किसके कारण होती है, अधर्म के कारण होती है। और अगर हम उनका सेवन करेंगे तो क्या होता है, देखेंगे आगे। विकृत हुई उन ऋतुओं तथा जल का सेवन करने से अनेक प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव उत्पन्न होता है, मारक भी उत्पन्न होता है। जब हम जनपदों वंश पढ़ते हैं, आचार्य चरक ने उसमें बताया कि विकृत जल, विकृत वायु, विकृत देश, विकृत काल के कारण जनपदों ध्वंस की उत्पत्ति होती है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने जनपदों ध्वंस के अलावा उन्होंने मारक शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने बताया अगर हम विकृत औषधियाँ, विकृत जल का सेवन करते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है, मरक रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो मरक शब्द का वर्णन किसने किया, आचार्य सुश्रुत ने किया है। और जनपदों ध्वंस का प्रयोग किसने किया, आचार्य चरक ने किया है। तो ये चीज़ कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ द व्यू। ठीक है, ये मरक की उत्पत्ति किसके कारण होती है, विकृत औषधियों, विकृत जल का सेवन करेंगे। विकृत औषधि, विकृत जल क्यों होंगी, जब हमारी ऋतुएं जो होता है विपरीत हो जाएंगे, विकृति आ जाएगी उनमें, किसके कारण आती है, वो अधर्म के कारण आती है। ठीक है, फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मरक उत्पन्न होता है उसकी चिकित्सा के लिए देखिए क्या बताया। चिकित्सा के लिए आप बताया यहाँ पर, इस प्रकार की अवस्था में निवास स्थान का परित्याग करना चाहिए। जहाँ पर आप विकृत वायु, विकृत जल मतलब विकृत स्थान पर रह रहे हैं, विकृत ऋतुओं वाले स्थान पर रह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे स्थान का परित्याग, वो स्थान को छोड़ के अलग स्थान पर चले जाना चाहिए। तो तत्र स्थान परित्याग, शांति कर्म, प्रायश्चित, मंगल जप, ठीक है, ये सब करना है। तो क्या बताया, सबसे पहले चिकित्सा क्या बताया है, स्थान का परित्याग करना। अगर जहाँ पे विकृत ऋतुएं चल रही हैं तो उस स्थान का हमें परित्याग करना है। साथ में शांति कर्म करना है, प्रायश्चित करना है, मंगल जप, हवन, बलिदान करना है, यज्ञ करना है, तप, नियम, दया, दान, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो हमारे क्या होता है, मरक रोग की चिकित्सा के लिए बताया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रत्येक ऋतु के अनुसार उनकी कैसी वायु होती है, किस तरीके के उसमें पुष्प जो होते हैं खिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेमंत ऋतु में देखेंगे। ठीक है, हेमंत ऋतु के लिए क्या बताया, हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा की ठंडी वायु चलती है। वायु उत्तरा शीतो रजो धूम अकुल दिशा। ठीक है, क्या बताया कि हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा की ओर ठंडी वायु चलती है और रजोधूम अकुल दिशा, क्या बताया, चारों ओर जो होते हैं धुएं और धूल से व्याप्त रहती हैं। सूर्य जो होता है वो
हिमपित से आच्छित रहता है। ताड़ंग जल जो होता है बर्फ से ढके रहते हैं। हाईलाइट करेंगे आप काक, घोड़ा, महिष, भेड़ और हस्ती, ये सब अपने मध्य से दर्पित मतलब मध्योत्तम रहते हैं। साथ में आप हाईलाइट करेंगे रौद्र, प्रियांगु, पुन्नाग, पुष्पिता, हिम साध्यते। क्या बताया है कि यहाँ पे लौद्र, प्रियांगु और पुन्नाग नागकेशर वृक्ष पुष्पित होते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट है, आप क्या हाईलाइट करेंगे, हेमंत ऋतु में कैसी हवा चलती हैं, उत्तर दिशा की ओर हमारी हवाएं चलती हैं। और साथ में जो होता है रज और धूम जो होता है वो चारों ओर जो होता है व्याप्त रहते हैं। और जो भी हमारे काक, गेंडा, महिष, भेड़, हस्ती, ये सब जो होता है मध्य में दर्पित रहते हैं। साथ में लौद्र, प्रियांगु और नागकेशर जो कि हमारा पुन्नाग है वो वृक्ष पुष्पित रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपको कौन से पुष्प वृक्षित होते हैं, किस तरीके की हवा चलती है। ठीक है, जब आप शिशिर ऋतु पढ़ेंगे तो आप नीचे देखेंगे क्या लिखा है, शिशिर ऋतु में शीत अधिक होता है, दिशाएं वायु और वर्षा में व्याकुल रहती हैं और शेष लक्षण हेमंत वाले ही बताए गए हैं। ठीक है, तो हेमंत ऋतु में कौन सी वायु चलती है, उत्तर दिशा की वायु चलती है। लौद्र, प्रियांगु और पुन्नाग पुष्पित होते हैं। साथ में रज और धूम चारों ओर जो होता है व्याप्त रहती है। ठीक है, और शिशिर ऋतु में क्या बताया, सेम जो होता है हेमंत ऋतु की तरह ही होती है, उसमें ठंडी खाली ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में देखिए क्या बताया, वसंत ऋतु में सिद्ध तथा विधारों की वधुओं के चरण, यहाँ पे जो तो उपमा दी है, बस आपको क्या हाईलाइट करना है, दक्षिण वायु चलती है। ये उपमा आप रीड कर लेंगे लेकिन हाईलाइट आपको केवल क्या करना है, दक्षिण वायु चलती है। यहाँ पे देखेंगे दक्षिण वायु चलती है। इसके अतिरिक्त वसंत ऋतु में सब दिशाएं कैसी होती है, निर्मल होती है। और साथ में क्या बताया, पलाश, कमल, बकुल, आम्र, अशोक इत्यादि वृक्षों की पुष्पित होती है। और चारों ओर कोकिला और भ्रमरों समूह, गंजन, गीत और मनोहर दक्षिण दिशा की वायु। तो इंपॉर्टेंट केवल क्या, दक्षिण दिशा की वायु चलती है। पलाश, कमल, बकुल, आम्र और अशोक के पुष्प जो होते हैं वो पुष्पित होते हैं। ठीक है, वृक्ष जो होते हैं वो पुष्पित होते हैं। तो आपको इसको हाईलाइट करना है। फिर बढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु की तरफ। ग्रीष्म ऋतु में देखो क्या बताया, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कैसे होंगे, ऑफकोर्स तीक्ष्ण किरणों वाली होंगी। इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने की, ग्रीष्म तीक्ष्ण, अंशुर, आदित्य, मारुतो, नैत्रिक, असुखा। क्या बताया, नैत्रिक दिशा की कष्टदायक पवन चलती। तो आपको हाईलाइट क्या करना है, यहाँ पे वायु किस तरफ चलती है, नैत्रिक दिशा की ओर कष्टदायक पवन चलती है। पृथ्वी गर्मी से संतप्त रहती है, ऑफकोर्स ग्रीष्म है तो पृथ्वी कैसी होगी, गर्मी रहेगी एकदम ज़्यादा। अल्प प्रवाह के कारण नदियाँ पतली हो जाती हैं, चारों दिशाएं प्रज्वलित सी होती हैं। चकवा और चकवी, जो हमारे चकवा चकवी की जोड़ी होती है वो पानी के तलाश में रहते हैं। ऑफकोर्स इतनी भयंकर गर्मी होती है कि सभी को जो होता है पानी की तलाश होती है। तो यहाँ पे पता है चकवा और चकवी की जो जोड़ा होता है पानी की खोज में जो होता है घूमता रहता है। हिरण जल पीने के लिए व्याकुल रहती हैं। छोटे वृक्ष, तृण और लताएं नष्ट हो जाती हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। इतनी गर्मी होती है कि जो हमारे छोटे छोटे वृक्ष या लताएं होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं और जो बड़े वृक्ष होते हैं उनके पत्ते क्या होते हैं, वो झड़ जाते हैं। आपके लिए प्रावृत ऋतु है। प्रावृत ऋतु की में क्या देखिए क्या बताया, प्रावृत ऋतु में आकाश मंडल पश्चिम दिशा की वायु से ल्याए हुए तथा बिजली की चमक के साथ कुछ बरसने वाला और भयंकर गर्जन करने वाला मेघों से व्याप्त रहता है और पृथ्वी कोमल हो जाती है तथा कोमल श्यामा आषाढ़े शक्र गोपज्वला। क्या बताया, पृथ्वी कोमल तथा श्याम रंगों की घास से व्याप्त और शक्र गोपो इंद्र वीर बहुटी से उज्ज्वल तथा कदम नीम कुटज सर्ज केतकी भूषित रहती। तो हाईलाइट करेंगे कदम नीप कुटज सर्ज केतकी से भूषित रहती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यू जो होता है विमर्श से नहीं आएगी, आपको श्लोक से आएगी। तो आपको हाईलाइट करना है कि इसमें पश्चिमश्च पश्चिम वायु चलती है। ठीक है, और साथ में आपको क्या हाईलाइट करना है, कोमल श्याम आड्य शक्र गोप उज्ज्वल रहती है। कदम नीप कुटज सर्ज केतकी भूषिता। तो हाईलाइट करना है कदम नीम कुटज केतकी भूषिता। ठीक है, ये आपको हाईलाइट करना है। फिर आगे वर्णन किया वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु के लिए देखिए क्या बताया, वर्षा ऋतु में नदियों जल से पूर्ण होकर अपने प्रबल प्रवाह से तीर के ऊपर में स्थित पेड़ों को उखाड़ देती हैं। बवड़ियाँ अत्यंत खिले हुए, अब
क्या कहते हैं, वर्षा है तो चारों ओर पानी होगी, नदियों में प्रवाह, जल का प्रवाह बहुत तेज़ी से होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। साथ में क्या बताएं, पृथ्वी घास से ढकी होने के कारण ऊपर विद्यमान स्थल और गड्ढे विदहित नहीं होते। जब वर्षा होती है तो आपको पता है हर जगह हरियाली छा जाती है, छोटे छोटे गड्ढे नज़र नहीं आते क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, घास उग जाते हैं, तो हमें को गड्ढे दिखते नहीं हैं। अनेक प्रकार के धान्य से सुशोभित हो रहती हैं। इस तरह मंद मंद ध्वनि करके वर्षित हुए मेघों के सूर्य और नक्षत्र तथा आकाश छिपे रहते हैं। ठीक है, तो वर्षा ऋतु है तो कैसा होगा, हर तरफ हरियाली होगी, छोटे छोटे गड्ढे दिखेंगे नहीं क्योंकि इतने हरियाली होगी छोटे छोटे घास के कारण और सब ढक जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। फिर अब हम देखेंगे आगे शरद ऋतु। शरद ऋतु में देखिए क्या बताया, शरद ऋतु में सूर्य पिंगल वर्ण तथा उष्ण रहता है। हाईलाइट करेंगे, शरद ऋतु में एग्जाम में आ सकता है आपको एमसीक्यूज में कि शरद ऋतु में सूर्य किस वर्ण का रहता है, तो पिंगल वर्ण तथा उष्ण रहता है। आकाश कैसे होंगे, श्वेत बादलों से निर्मल दिखाई देती हैं। आकाश कैसे होंगे, श्वेत बादलों से निर्मल दिखाई देंगी। हंसों के उधर उधर चलने तथा उनके कंधों से कमलों के सरोवर शोभायमान रहते हैं तथा नीचे ऊंचे तथा समान स्थानों पर पृथ्वी कीचड़ युक्त होती है, शुष्क सूखी हो जाती है और वल्मिक मिट्टी से व्याप्त होती है तथा झिंठी, सथौन, गुलदुपहरिया, कश और विजय सार से शोभित रहते हैं। तो आपको ये हाईलाइट करना है कि कौन कौन से जो होते हैं इसमें वृक्ष जो होते हैं पुष्पित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपने 6 ऋतुएं कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें आपको हाईलाइट करना है कि किस तरफ की ओर पवन चलती है, कौन से पुष्प शोभित होते हैं। ठीक है, आपको शरद ऋतु में हाईलाइट करना है कि हमारा जो सूर्य होता है वो किस वर्ण का हो जाता है, पिंगल वर्ण का और उष्ण रहता है। जब आप आगे देखेंगे, ऋतुओं में अपने स्वाभाविक गुणों के अधिक मात्रा में बढ़ जाने तथा विपरीत होने से किंवा अपने गुणों से विषम होने से प्राणियों के शरीर स्थित वातादि दोष कैसे हो जाते हैं, प्रकोपित होते हैं। अगर ऋतुएं थोड़ा भी अपने जो स्वाभाविक उसका जो लक्षण, स्वाभाविक उसके तरीके हैं उसे विपरीत हो जाए तो क्या होगा, प्राणियों में, इंसानों में रोगों की उत्पत्ति होने लगती है और वातादि दोष अलग से प्रकोपित होने लगते हैं और कई अनेक प्रकार के रोग की उत्पत्ति होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया है। रोग उत्पन्न होने के पूर्व वसंत ऋतु में वमनादि विधि से कफ का हरण करना चाहिए। आपको पता है वसंत ऋतु में क्या होता है, सूर्य के किरणों के कारण जो होता है, जो कफ रहता है वो गलता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें वमन कर्म कराना चाहिए। शरद ऋतु में विरेचन कर द्वारा पित्त का हरण करना चाहिए। और वर्षा ऋतु में जो होता है वात संचित, इसके कारण उसके हमें क्या करना चाहिए, बस्ती कराना चाहिए और वात का संशमन कर देना चाहिए। यह आपने हमेशा से फर्स्ट ईयर से पढ़ा है कि कौन से ऋतु में, इन 3 ऋतु में कौन से में क्या करना चाहिए। हमें वसंत में वमन आदि कर्म कराना चाहिए, शरद में पित्त का वो रहता है इसलिए हमें विरेचन कराना चाहिए, वर्षा में वात का हरण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बस्ती करना चाहिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे पेज, इंस्टाग्राम पेज द आयुर्वेदा चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके हमें डीएम कर सकते हैं। आप हमें वहां फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।